दुनिया का सबसे बड़ा मेला यानी महाकुंभ, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ ही अफसरों पर है। आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर हम नाम लेकर बताएंगे उन पुलिस वालों के, उन अफसरों की जिनकी गलती की वजह से 30 से ज्यादा जानें चली गई हैं। कौन है ये अफसर? कोई सीए है, कोई बीटेक इंजीनियर है और ये बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं। ये एक दिन पहले सीएमसी मीटिंग करते हैं और अगली रोज गायब हो जाते हैं। और ये जो इनकी गलती है पुलिस वालों की, इसमें तमाम उन पुलिस वालों पर जिम्मेदारी थी कि लोगों की सुरक्षा मुहैया करवाना, क्योंकि इन पुलिस वालों की वजह से पूरे देश की छवि अब इस वक्त खराब हो चुकी है। कौन है पुलिस वाले और किस रैंक में काम करते हैं? क्योंकि इन पुलिस वालों के कंधों की जिम्मेदारी के बल पर आज यूपी पूरे देश में महाकुंभ की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये अफसर थोड़े से सावधान रहते, थोड़े से सतर्क रहते, तो इनकी बदौलत आज ये हादसा नहीं होता। कौन है ये अफसर, क्या काम करते थे और कहां कहां ये गलती कर रहे थे? गलती सिर्फ 29 को नहीं हुई है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, गलती हुई है लगभग उससे 2 दिन पहले 27-28 को भी कई गलतियां हुई हैं। और उन गलतियों पर कुछ इस तरीके से पुलिस और जो दूसरे अफसर हैं पर्दा डालकर बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी की जो भनक है, जो गलतियां हैं, वो ऊपर तक ना पहुंचे। और शायद, लेकिन जो भी ग्राउंड में जो लोग थे उन अफसरों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और उनकी आवाज को कुछ इस तरीके से दबाया गया कि सीएम हाउस तक इनकी आवाज पहुंची नहीं। और लेकिन 27-28 की गलतियों की वजह से 29 जनवरी को जो शाही स्नान था, लोग सुबह 4 बजे से वहां पहुंचना शुरू कर चुके थे। तो आज डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे उन 6 अफसरों के बारे में जो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं महाकुंभ में गई 30 से 35 जानों के, जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जिनके घर का कोई सदस्य मर गया, कोई बिछड़ गया, उनके लिए ये जिम्मेदार हैं ये 6 पुलिस वाले, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे इन्होंने 27-28 तारीख को जो गलतियां की उसका भुगतान, उसका हर्जाना भरना पड़ा उन बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को जो महाकुंभ में गए थे 29 तारीख को। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेला अधिकारी से मिलवाती हूँ, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई ये मेला लगा हुआ है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसके सिर से लेकर पैर तक जो भी चीज़ें हैं उसका मेन उत्तरदायित्व आपका बनता है। तस्वीर देखिए, इनका नाम है विजय किरण आनंद, इनका पद है मेला अधिकारी। 2009 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं ये, और इनकी सैलरी लगभग बताई जा रही है 1,18,000 रुपये महीना, ये इतनी सैलरी उठाते हैं। साथ ही साथ इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो मेला लगा है इसका पूरा आयोजन आप संभालेंगे, लोग आ रहे हैं, जो पुल हैं वो कब खुलने हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, कब कोई वीआईपी आ रहा है, सारी जो पूरी चीज़ें थी वो इनको संभालनी थी। लेकिन सबसे अहम गलती इन्हीं से हो जाती है। इन्हीं की गलती की वजह से जो इतनी बड़ी भगदड़ हुई और उसमें जो लोगों की जानें गई, वो उसका नतीजा है। दरअसल एक ब्रिज है, पांटून पुल, अब उसको इन साहब ने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद जो लोग थे वो बेचारे कहीं आ जा नहीं सके, मूवमेंट नहीं हुई। और इसके बाद जिस तरह से इन्होंने वीआईपी लोगों को एंट्री दी वो बेहद ज़्यादा खतरनाक हो गई और इसी का अंजाम निकला ये हादसा। अब आप धीरे धीरे करके समझिए। देखिए, 27 और 28 तारीख को जो महाकुंभ था उसमें ज़्यादातर वीआईपी मूवमेंट हुए, उससे पहले भी होते रहे, लेकिन आप 27 तारीख को इसलिए अहम मानिए क्योंकि आपको एक तस्वीर देखी होगी कि अमित शाह जो हैं वो भी महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और वहाँ पर उनके साथ बहुत सारे और भी लोग हैं जो उन पर पानी डाल रहे हैं। ये तस्वीर आपने देखी होगी और ये 27 तारीख की ही है। अब ये जो वीआईपी मूवमेंट्स हुए थे, इसी के चलते जो अफसर साहब हैं उनसे कुछ गलतियाँ हो गई। अब वो क्या होती है, तो देखिए, दरअसल 27 तारीख को जो अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, इनको एक वायरलेस मैसेज आता है और उस पर इनसे कहा जाता है कि मूवमेंट को रोक दिया जाए। अब जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा लेकर इस कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो वो तो हज़ारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है। अब उनका मूवमेंट कैसे रोका जाए? लेकिन ये क्या करते हैं, जो पांटून ब्रिज है, मैं आपको इस वक्त एक स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रही हूँ, ऐसे ना कई सारे ब्रिज बने हुए हैं जो प्रयागराज को संगम तक जोड़ रहे हैं, जहाँ से लोग जाते हैं, इसके बाद वो कुंभ में पहुँचते हैं और फिर स्नान करते हैं। और ऐसे में लोगों की आस्था थी, अब वो धीरे धीरे ब्रिज पर जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, 1 ब्रिज, 2 ब्रिज, 3 ब्रिज, 4 ब्रिज, ऐसे करके टोटल 30 ब्रिज वहाँ पर बने हुए हैं, जिसके ज़रिए जो श्रद्धालु हैं, जो वीआईपी हैं, हर कोई उसके ज़रिए जा सकता है। लेकिन अब जैसे ही जो विजय किरण आनंद हैं, यानी जो मेला अधिकारी हैं, जब इनको एक कॉल आता है, यानी एक वायरलेस मैसेज आता है कि आप मूवमेंट को रोक दीजिए, तो इसके बाद ये जो पांटून जो ब्रिज है 7 नंबर का, उसे
बंद कर देते हैं, यानी पुल बंद होता है। अब जैसे ही पुल बंद होता है वहाँ कई घंटे से, मतलब लगभग 5-6 घंटे से लोग खड़े हुए थे जो त्रस्त हो गए थे। अब उनको ये लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप सोचिए आप लंबी लाइन लगाकर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे, और अचानक से ब्रिज बंद कर दिया गया। आपके अगल बगल के जो ब्रिज खुले हैं वो भी बंद हो गए, या मान लीजिए वो खुले उससे लोग जा रहे हैं। तो जो उस जगह पर शख्स खड़े हैं, जितने भी लोग थे, जितने भी श्रद्धालु थे, वो गुस्से में आ गए, आक्रामक हो गए। और ऐसे में जब वो देखते हैं कि उधर से एक एसडीएम सदर थे, उनकी जब गाड़ी वहाँ से बड़े आराम से जाने दी जाती है, उनका जो काफिला था वो जाने लगता है, तब ऐसे में श्रद्धालु का जो पारा था वो बढ़ जाता है, उनका सब्र का बांध टूट जाता है और वो उस गाड़ी पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे कई वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें देखा था कि वीआईपी लोग जब इस तरह से चलकर जा रहे हैं तो पैदल जितने लोग खड़े थे वो शिकायत कर रहे हैं, वो पुलिस वालों पर चिल्ला रहे हैं कि आप लोग हमारी सुन नहीं रहे, आप देख नहीं रहे, हम कितने टाइम से खड़े हैं। और वो तुरंत आए और उनको तुरंत भेज दिया गया। तो एक तो हो गया ये चीज़ कि इस वजह से भी श्रद्धालुओं में गुस्सा उमड़ गया था, और जो वीआईपी मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसका एक योगदान रहा इस भगदड़ को मचाने में। पहला आपने सुना कि सदर, जो एसडीएम सदर आए थे, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, बाबा रामदेव, इसमें मैं एग्जैक्ट नाम आपको बताती हूँ, अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री हैं मामा नातुंग, किरण रिजिजू, मिलिंद सोमन, अरुण गोविल, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, साथ ही साथ जो पॉलिटिशियन हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जब वीआईपी लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है उनका मूवमेंट रोका जाता है, और यही सारी चीज़ें जो हैं वो इन मेला अधिकारी ने भी कर दी। अब होता यह है कि 27 तारीख को जब बड़े बड़े लोग आए तब मूवमेंट रोकी गई, 28 को भी यही हुआ, और उससे क्या होता है, जो लोग थे वो ज़्यादा संगम तक स्नान नहीं कर पाए, वो डुबकी नहीं लगा पाए, इसलिए वो घर भी नहीं लौटे, वो वहीं पर इकट्ठा रह गए। तो अब देखिए, लोग आते जा रहे हैं पर उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो वो एक जगह इकट्ठा होते जा रहे हैं। अब होता यह है, जैसे मैंने आपको पुल की बात बताई, तो देखिए 27 तारीख को जो पुल खुले थे और जो बंद थे वो बताती हूँ। 27 तारीख को दरअसल 13, 14, 15 सिर्फ इतने ही पुल चालू थे, क्योंकि वीआईपीज आए थे, अब उनका जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सोचकर जो ये मेला अधिकारी हैं, इन्होंने सिर्फ 3 पुल चालू रखे। सोचिए 30 पुल थे, लेकिन जो 3 पुल हैं जिसका मैंने नाम लिया 13, 14 और 15, सिर्फ वो चालू थे। अब आते हैं 28 तारीख पर। 28 तारीख को 3, 14, 15, 17, 18, 19, 22, यानी कि सिर्फ 7 पुलों को खोला गया। सिर्फ उसी से लोग आवाजाही कर सकते हैं। अब सोचिए, लगातार लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, क्योंकि 30 के 30 पुल खुले नहीं हैं। किसी दिन 4 पुल खोले हैं तो किसी दिन 7 पुल खोले हैं, क्योंकि भाई वीआईपीज जो बड़े बड़े लोग हैं वो आकर बैठे हुए हैं। अब आते हैं असली दिन, यानी कि मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन शाही स्नान था, जिस दिन लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए थे, उस दिन भी पुल कौन कौन से खोले गए? 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 22, यानी कि इतनी जिस दिन भीड़ आई थी उस दिन भी बस 9 ही पुल खोले गए थे। अब होता ये है कि जब 9 ही पुल खोले गए तो सोचिए 27 तारीख से जो लोग आए, 26 से जो लोग आए, 28 से जो लोग आए, वो तो पूरी तरीके से वहाँ पहुँच ही नहीं पाए, 29 को और आ गए। अब जब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, तो ये बहुत बड़ी गलती थी कि आपका मैनेजमेंट, आपने कैसा मैनेजमेंट किया कि आपको पता है, अगर मैं जानती हूँ कि इस प्रेमाइसिस में इस वक्त 50 लोग खड़े हो सकते हैं, 50 आ गए, 10 को और जगह दी गई, 20 को और दी गई, लेकिन अगर इसी में हम 500-600 लोग खड़े कर लेंगे, तो अगर मुझे यहाँ का मैनेजमेंट दिया गया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको कैसे भी करके खाली करूँ या कैसे भी करके जगह बनाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और पुल बंद कर दिया इन्होंने। तो पहली गलती आपको समझ में आई, जो पांटून ब्रिज था उसको 27 को बंद किया गया वीआईपीज़ के लिए, 28 को बंद किया गया और 29 के दिन भी बंद करके रखा गया, उसमें से सिर्फ कुल 9 पुल ही खोले गए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे अधिकारी पर, यानी कि जो दूसरा अधिकारी है उसने क्या गलती की। इनका भी नाम आपको बताती हूँ, आप तस्वीर देखिए पहले इनकी स्क्रीन पर। नाम है राजेश द्विवेदी, ये एसएसपी हैं उस मेले के, इनको इंचार्ज बनाया गया है। और देखिए 2013 में प्रमोट होकर ये एसएसपी बने थे। इनकी सैलरी 90,000 बताई जा रही है और इनको दिया गया था कि महाकुंभ में जो सुरक्षा होती है, जो सेफ्टी होती है, लोगों के साथ बच्चे हैं, घूम रहे हैं, महिलाएं हैं, तो उनकी इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब इनको ये सब चीज़ें क्यों दी गई? क्योंकि इनका जो एजुकेशन है वो MBA मैनेजमेंट है, यानी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसीलिए आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन अब अपने मेला अधिकारी के बाद जो विजय आनंद थे, उनके बाद ये राजेश द्विवेदी कैसे चूकते हैं, अब आप इसको सुनिए। दरअसल होता यह है कि देखिए 27 तारीख को जो गलती हुई, 28 को जो गलती हुई, उसका परिणाम निकला 29 को। अब 29 की से एक दिन पहले जब श्रद्धालु इकट्ठा होते चले गए, जब भीड़ लगती शुरू हो गई, जमा हो गए, बहुत सारे श्रद्धालु जमा हो गए, तब ये क्या करते हैं, क्योंकि पुल तो बंद थे, लोग आगे जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे? अब ये लगाते हैं बैरिकेटिंग, पूरे एरिया को ये कवर करते हैं, बैरिकेटिंग लगाते हैं। लेकिन
इनसे एक गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है, तो देखिए जब ये बैरिकेडिंग लगाते हैं तो वहाँ पर कई सारे लोग जो इतने टाइम से अपना वेट कर रहे थे आगे जाने का, क्योंकि पुल बंद थे, उन बड़े दिन से वो लोग वहाँ रह रहे थे, तो वो लोग सो जाते हैं, वो लोग लेट जाते हैं, वहीं पर अपना एक तरीके से ठिकाना बना लेते हैं कि जब हमें आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा तो हम लोग कहाँ जाएं। अब ये उन लोगों को हटाते नहीं हैं, ये बैरिकेडिंग सिर्फ वहीं पर लगा देते हैं। अब बैरिकेडिंग के आगे कुछ लोग थे जिनको आगे जाने को मिल गया, और पीछे वो लोग थे जो अपना इंतजार कर रहे थे आगे बढ़ने का कि जब हमें बैरिकेडिंग हटेगी तब हम लाइन में लगकर आगे जाएंगे, तब तक वो लोग वहां पर सो जाते हैं। अब इन एसएसपी साहब को यानी राजेश द्विवेदी जी को ये ध्यान रखना चाहिए था कि अगर ये जो लोग सो रहे हैं इनको आप खाली करवाते, इनको कुछ दूर जगह पर जाकर बोलते कि आप यहाँ पर सो जाइए, इनके लिए व्यवस्था करवाते, या अगर व्यवस्था नहीं थी तो जहाँ आपने बैरिकेडिंग की थी, जिस जगह पर आपने जो बड़े बड़े येलो कलर के जो बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, इनको इतना स्पेस लेना चाहिए था ताकि आने वाले इस वक्त में कोई ऐसी आपदा ना हो। और आपदा कैसे होती है कि देखिए जब ये पुल बंद होने की चीज़ें आती हैं, जब लोगों को पता लगता है वो आगे नहीं जा पाएंगे और यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब कुछ लोग वापस आने की ओर बढ़ते हैं। अब वो करते ऐसा है, दरअसल जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको फांदना शुरू कर देते हैं। एक तरीके से अगर कोई चीज़ लगी है तो मैं उसको दबाव बनाऊंगी दूसरी छोर जाने के लिए, और इसीलिए जो लोग हैं वो भी दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। जो बैरिकेडिंग है उसको ऊपर उठकर भाग कर उसको कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं और लोगों पर गिर जाते हैं, कई लोगों को कुचल देते हैं। और इसी वजह से जो भगदड़ जैसी स्थिति है, जो लोगों की मौतें होती हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न है उस बैरिकेडिंग की वजह से। जब वो लोग बैरिकेडिंग गिराना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों के ऊपर गिर जाती है, लोग चलने शुरू कर देते हैं, उनकी सांसें नहीं आती, उनका दम घुटने लगता है और लोग एक दूसरे पे गिरे जा रहे हैं, और इस वजह से तमाम तरीके के जो लोग हैं उनकी जान निकल जाती हैं। और राजेश द्विवेदी ये चीज़ नहीं देखते, वो बैरिकेडिंग ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां लोग सो रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे शख्स की। आप सबसे पहले स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, इनका नाम है विजय विश्वास पंत। ये कमिश्नर हैं प्रयागराज डिवीज़न के, 2004 बैच के आईएएस अफसर हैं, और इनका अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इंजीनियर हैं, बीटेक किया हुआ है इन्होंने। और इनको काम दिया गया था कि जो महाकुंभ होता है वहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए। अब इनसे गलती क्या होती है कि इनको सिर्फ अंदाज़ा था, इनको लगता है कि हाँ भगदड़ मच सकती है। अब ये एक अधिकारी थे, इनको उस सूझबूझ से काम लेना चाहिए, लेकिन ये पब्लिक में जाकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि भाई भगदड़ मचने वाली है, भगदड़ मचने वाली है, अपने आप को बचा सकते हो तो भाग लो, यही एक मौका है। अब अगर कोई इस लेवल पर बैठा अधिकारी, जिसको कमिश्नर का पद बताया जा रहा है, इस लेवल पर बैठा एक अधिकारी जाकर आम लोगों के सामने भीड़ में इस तरीके से चिल्लाएगा, तो क्या आप सोचिए, क्या भीड़ अपने मानसिक स्तर पर ठीक रह पाएगी? हर किसी के मन में डर बैठ जाएगा। यहाँ छोटी सी एक चीज़ आती है कि भूकंप आ रहा है तो लोग घरों से बाहर निकलने लग जाते हैं, ऑफिस में हो कहीं पे भी तो नीचे भागना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर सोचिए कितनी भीड़ है, लोग अपनों की कद्र करेंगे, लोग अपनों के डर के लिए कि वो लोग जिंदा रहें, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, भागना शुरू करेंगे ही करेंगे। एक माँ है, अपने बच्चे की केयर करेगी, पिता परिवार के बारे में सोचेगा, और ऐसे में सब वहाँ से भागना ही शुरू करेंगे। अब होता ये है कि दरअसल 28 जनवरी को पता लगता है कि रात में करीब 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए। अब इतना सब इकट्ठा हो जाने के बाद जो साधु थे वो भी अमृत स्नान करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे थे। अब सबको अमृत स्नान करना था उस वक्त। अब होता ये है कि जो जिनका मैंने आपको जिक्र किया, विजय विश्वास पंत, ये वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर लोगों से क्या कहना शुरू करते हैं, आप एक एक चीज़ सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि उठिए उठिए, जल्दी से उठिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ लेटे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो सोएगा वो खोएगा, उठिए उठिए स्नान करिए, यह आपके सुरक्षित रहने के लिए है, बहुत लोग और आएंगे, भगदड़ मचने की संभावना है, आपसे निवेदन है उठें उठें सोए ना। अब जब भगदड़ वाली लाइन कह दी गई तो ऐसे में कोई भी आम इंसान, कोई भी पब्लिक जो वहाँ पर पहुँचे, जो श्रद्धालु पहुँचे हैं, वो अपने आपे में नहीं रहेंगे, सबके मन में डर बैठ जाएगा और ऐसे में वो भागने की कोशिश करेंगे, वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। और जब इस तरह से निकलने की कोशिश हुई, आधे लोग वहाँ से निकलना चाहा तो बैरिकेडिंग लगी हुई थी, बैरिकेडिंग की तरफ दूसरे लोग सो रहे थे। अब बैरिकेडिंग तोड़कर लोग भागना शुरू कर देते हैं और वही बैरिकेडिंग लोगों पे गिर जाती है, लोग चढ़ जाते हैं और लोग कुचलते जाते हैं और उसके तहत उनकी मौत भी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या माइक ले जाकर आम लोग के सामने उन्हें बोलना चाहिए? सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो भी दिखा देती हूँ किस तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है, जो सोवत है सो खोवत है, उठिए उठिए स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है,
देखा किस तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई जब इतनी भीड़ बढ़ गई तो साहब आप हैं कहाँ? आप तो उस वक्त मौके से नदारत हैं, लोग मरते जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भगदड़ हो गई आपके कहने की वजह से, लेकिन आप वहाँ पर है ही नहीं चीज़ों को संभालने के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताई वो 3 अफसर की बात बताई है। अब हम 3 अफसर पर और चलते हैं। 3 ऐसे अधिकारी हैं जो बच गए हैं जिनकी वजह से ये भगदड़ मची है, यानी कि टोटल 6 लोग हैं, जिनमें से 3 के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इन मौतों का। इसके बाद आप आगे वो 3 नाम और जानिए जिन्होंने इसमें छोटी छोटी चिंगारी लगाई है जो एक बड़ी आग बनकर सामने आई। देखिए, जो इस मेले में लगभग इसको जो यूपी सरकार है उन्होंने अब तक 7,535 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। कई हम वीडियोस देख रहे थे, जो विदेशी थे वो हैरान थे कि 40 करोड़ लोग नदी किनारे आएंगे और डुबकी लगाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अमेरिका जैसा जो देश है वहाँ 33 करोड़ की जो जनसंख्या है उससे ज़्यादा जो संख्या लोग डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुँच रहे हैं। अब ऐसे में क्या चाहिए था कि जो अफसर हैं वो थोड़ी प्रोफेशनल होकर समझे इस चीज़ों को, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता था कि उस मैनेजमेंट को संभालने के लिए उन्हें देश विदेश में पढ़ाने के लिए बुलाया जाए, उनसे समझा जाए कि आपने ऐसा मैनेजमेंट कैसे पॉसिबल कर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ अगर एक जगह इकट्ठा हो रही है उसको संभालने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अब जिस तरीके से वनिता ने बताया कि 3 नाम आपने जान लिए, इतने पैसे खर्च होने के बाद भी ये जो अफसर थे वो अपने अफसरशाही में इतने खोए रहे कि वो भूल ही गए आम जनता के बीच में जाकर उन्हें क्या काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हम नाम ले रहे हैं, चौथा नाम है विनय कुमार मिश्रा। ये हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर 3 के। अब देखिए, जो कुंभ मेला है उसे कई सारे सेक्टर्स में बांटा गया है। सेक्टर 3 में वो नोज है, कुंभ का जो नोज है जहां पे भीड़ इकट्ठा होती है, जहां पे संगम है, उसी घाट से लोग डुबकी लगाते हैं। ये सेक्टर 3 में पड़ता है और जो इसके जो मालिक थे, जो देखभाल करने के लिए थे, वो थे विनय कुमार मिश्रा और इन्हीं की जिम्मेदारी थी उस भीड़ को देखना, उस भीड़ का आकलन करना कि उनके सेक्टर में भीड़ बढ़ रही है तो उस भीड़ को कहां पर ले जाना है, क्या करना है, वहां की व्यवस्था को देखकर आला अफसरों तक बताना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सारी जिम्मेदारी थी विनय कुमार मिश्रा के अंदर ही थी। लेकिन उनसे चूक कहां हुई? दरअसल 27-28 से जो भी लोग पहुंचे थे संगम नोज की ओर, वो वहां पर तो पहुंच गए। अब उन्होंने देखा कि संगम नोज में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वापस आने के लिए कोई अलग से एग्जिट रूट नहीं बनाया गया। मतलब जो लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, जो डुबकी लगा रहे हैं, वो डुबकी लगाने के बाद उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। अब याद रखिए, जो 27-28 से जो पुल बंद हो गए थे वो लोग वहीं पर मौजूद थे, तो उन्हें लगा कि 29 तारीख को शाही स्नान करना है, तो लोग पहले से उधर रुक गए। अब 29 तारीख को शाही स्नान होना था तो पीछे से भी भीड़ आना शुरू हो गई। अब इसमें यह हुआ कि कुछ भीड़ जो नहाने गई थी वो वापस लौट रहे थे, पीछे से और बहुत बड़ी भीड़ आगे भी आ गई, दोनों में टकराव होता है। लेकिन इसका आकलन पहले से हो जाना चाहिए था, क्योंकि सेक्टर 3 की जिम्मेदारी जहां पे हादसा हुआ उसकी देखभाल कौन कर रहे थे? विनय कुमार मिश्रा कर रहे थे और पिछले 2 दिनों से वो ये सारी चीजें देख रहे थे। लेकिन काम क्यों नहीं किया, इसके पीछे हमारे पास भी जवाब नहीं है। वो इसका जवाब विनय कुमार मिश्रा को देना पड़ेगा कि क्या कर रहे थे, क्यों उनसे चूक हो गई और कहां थे, क्योंकि जब भीड़ ऐसी जब तितर बितर हो रही थी उस वक्त तो मौजूद कहां थे, क्या कर रहे थे। अब नाम लेते हैं हम डीआईजी साहब का। डीआईजी साहब के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। डीआईजी साहब का उन्होंने बाकायदा एक कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है, उनके पास वैभव कृष्ण हैं, ये बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और बाकायदा कंट्रोल रूम इनके हाथों में ही है। ये इनके पास जो सीसीटीवी जितने भी कैमरे थे कुंभ मेले की, उसकी सारी निगरानी ये खुद बैठकर देखते हैं, इनकी पूरी टीम है। लेकिन बावजूद इसके वो सीएम हाउस, जो सीएम थे जो वो भी प्रयागराज में ही थे, वो मीटिंग करते हैं और 29 तारीख जो आने वाली थी शाही स्नान का दिन था, उससे एक दिन पहले मीटिंग होती है कि व्यवस्था कैसे संभालनी है, क्या करना है, भीड़ को मैनेजमेंट कैसे होगा। इसके बावजूद हम आपसे कहेंगे कि ये कंट्रोल रूम में बैठकर एक वीडियो जारी करते हैं। पहले आप वो वीडियो सुनिए, फिर आपको पूरी आगे की बात बताते हैं। मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें।
आप अच्छे तरीके से जानते हैं, करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं, आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहां पे करीब हैं वहीं पे स्नान करें। तो सुना आपने, जो डीआईजी साहब हैं वो कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बजाय ये कि ग्राउंड में उतरकर भीड़ का मैनेजमेंट करें, वो उनसे नहीं हुआ। वो कंट्रोल रूम में बैठकर दिशा निर्देश देते हैं और जब भीड़ तितर बितर हुई, जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो ये तो अफसर ग्राउंड पे थे ही नहीं। ग्राउंड पर सिर्फ कुछ ही पुलिस वाले थे। जो भीड़ उस वक्त मौका वारदात पे थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस पूरी एरिया में 3 पुलिस वाले थे। लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की तो हमें समझ में आया कि लगभग 10 लाख लोगों में सिर्फ और सिर्फ 1000 पुलिस वाले थे। पुलिस वाले नहीं, इनमें होमगार्ड के कुछ गार्ड शामिल थे, कुछ एसटीएफ के थे, कुछ पुलिस वाले थे। तो इन सबको मिलाकर 1000 गार्ड्स थे। अब याद रखिए 10 लाख लोग हैं, उसमें सिर्फ 1000 पुलिस वाले उस वक्त तैनात थे। जो बड़े बड़े अफसर हैं वो अनाउंसमेंट कर गायब हो जाते हैं। ड्यूटी करे कांस्टेबल, एक हवलदार ड्यूटी कर ले, लेकिन बड़े अफसरों को जो ग्राउंड पर उतरकर मैनेजमेंट करना चाहिए था वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। वो कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हुए? और जो सीएम से मीटिंग कर रहे हैं उनको बता रहे कि सर मैंने बहुत बढ़िया काम किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पर क्या उन्होंने काम किया? अगर काम किया होता तो ये चीजें नहीं होती हैं। अब जो हम नाम लेने जा रहे हैं, जो छठा नाम है, वो नाम है सबसे अहम, क्योंकि ये है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जोन प्रयागराज के। इनका नाम है भानु भास्कर। ये 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं। इनकी जो सैलरी है वो 1,20,000 रुपये कही गई है और इनकी जिम्मेदारी थी कि महाकुंभ में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर इनकी पूरी निगरानी, इनकी जिम्मेदारी थी कि उसको संभालना। शर्त ये कि आप लॉ एंड ऑर्डर संभालना है आपको, तो इसके साथ साथ इनके ऊपर जिम्मेदारी थी ट्रैफिक का मैनेजमेंट। अब होता यूं है कि जिस तरीके से वर्णिता ने आपको बताया कि जो भीड़ आई थी वो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। अब होता यूं है कि प्रयागराज में जब आप महाकुंभ स्थान के आसपास जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी गाड़ी को कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर बाहर खड़ा करवा दिया जाता है अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि लगभग आप 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। 15 से 20 किलोमीटर जब आप पैदल चलते हैं उसके बाद आपको पता लगता है कि 30 में से सिर्फ 3 ही पुल चालू हैं। आपको लगेगा कि मैं वापस जाऊं, फिर कम से कम लंबी दूरी करके उस ब्रिज तक जाऊं जहां से ब्रिज चालू है। अब हमें ये, जब इसकी जांच पड़ताल हम कर रहे थे, हमें समझ में नहीं आया कि ये जो पुलिस है, ये जो अफसर हैं, ये पुल बंद करने के पीछे इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे थे। इतनी तत्परता, जब पुल बन गए हैं, पैसे लग गए उस पुल को बनने में, खोल के रखिए, लोगों की आवाजाही चालू रहे, लेकिन नहीं, आपको अपना इंपॉर्टेंस दिखाना, अपनी अफसरशाही दिखानी है, आपको बताना है कि आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। और इसलिए आपने सिर्फ 3 ही पुल को खोला। 30 पुल, 27 पुल बंद करके आपको क्या मिल गया? लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, जब पहुंचते तो उन्हें पता लगता है कि सामने वाला पुल बंद है, तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? तो ऐसे में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट था शहर का, वो चरमरा गई। और चरमरा इस हद तक गई है कि अब तक जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी कई लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि इस शहर का जो मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कहां जाना है। 20 किलोमीटर आप पैदल चल के जाओ और उस जगह जाके पता लगेगा आपको कि आगे तो बंद है। आप खुद सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं, आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं, कपाट बंद हो जाए, अब मंदिर के बाहर वहीं पे लोग बैठ जाते हैं। और कुछ इसी तरीके से महाकुंभ में जितनी भी भीड़ गई थी, जितने भी लोग गए थे, जब उन्होंने देखा पुल बंद है, उन्होंने इंतजार किया। जो 27-28 तारीख को जो भी लोग गए थे, वीआईपी मूवमेंट की वजह से, सबसे बड़ी जो वजह हम मानते हैं वो है वीआईपी मूवमेंट। वीआईपी मूवमेंट की वजह से जो तमाम तरीके से पुल बंद कर दिए गए थे, लोग वहां पर जाकर बैठ गए, इंतजार करने लगे कि शायद जब 29 तारीख को बाकी पुल खुलेंगे तब हम जाकर संगम में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो वीआईपी मूवमेंट के लिए सारे पुलों को बंद कर दिया गया। और इसी वजह से, और अफवाह ये भी फैलाई गई कि नागा साधु आ रहे हैं, वो नहाने के लिए आएंगे, उनके साथ पूरी भीड़ आ रही है। अब लोगों में हड़बड़ी मच जाती है, और हड़बड़ी और इसका जो मैनेजमेंट था
देखने का इन्हीं 6 के 6 अफसरों के दायरे के अंदर था। और इनकी वजह से अगर ये काम अपना सही से कर लेते तो आज पूरी दुनिया में इनकी वाहवाही हो रही होती। लेकिन ये होती ना, छोटी छोटी गलतियों से इन्होंने सीख नहीं ली और इंतजार किया कि एक बड़ी गलती हो, और बड़ी गलती 2 दिन बाद 29 तारीख को, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ आनी थी, उस दिन वो गलती उनके सर पर बैठकर नाचने लगी। क्योंकि सिर्फ उन्हीं की गलती की वजह से, अगर 27-28 को ध्यान दे लेते तो शायद ऐसी चीजें नहीं होती। लेकिन क्योंकि देखिए भीड़ बहुत बड़ी थी, पुलिस वाले जो वहाँ पर काम करते हैं उनकी भी हम किसी पुलिस वाले से हमारी दुश्मनी नहीं है। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जिसकी जो जिम्मेदारी थी, अगर उसे ठीक से वो निभा लेते, हम जानते हैं प्रेशर है, लेकिन प्रेशर में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम खुद आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन बावजूद इसके आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपने जिम्मेदारी ठीक से नहीं की है, तो हम सवाल उठाएंगे और उठाते रहेंगे। लेकिन चलिए, क्योंकि अब ये हादसे तो हो चुका है और बहुत दुखदाई चीजें हैं, लेकिन इसके बाद क्या गया, प्रयागराज में 9 व्हीकल की एंट्री कर दी गई है और भीड़ को देखते हुए कई सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वीआईपी जो प्रोटोकॉल था कि वीआईपी के लिए अलग से एक पुल होगा, जो आएंगे जाएंगे, उनके लिए जो वीआईपी प्रोटोकॉल सबके सब बंद कर दिए गए हैं। अब याद रखिए, आप भगवान के घर में जा रहे हैं, वहां पर भी आप वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब पैसों वालों की इज्जत है, जो गरीब जनता जा रही है उनकी कोई इज्जत नहीं है। उन्हें बेमौत कहीं भी कोई भी मारकर रौंद कर निकल जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। अब इसी कल्चर से, वीआईपी कल्चर से हमारे देश को बाहर निकलना पड़ेगा और एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी। चाहे वीआईपी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई एक आम इंसान क्यों ना हो, वो सिर्फ जाए और भक्ति के महत्व से पूजा करे और वापस आ जाए। ऐसा ना हो कि सरकार सिर्फ पैसों वाले को हितैषी रहे और सिर्फ उन्हीं को ट्रीटमेंट दी जाए कि भैया आप तो स्पेशल है हमारे लिए, आप देश के लिए सबसे, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप सबसे पहले जाके स्नान करके आ जाइए। जो जनता है वो इंतजार करती रहेगी, वो तो मरती रहती है, वो तो 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आती है। आप कारों से आइए, मेले के सामने दरवाजा खोला जाएगा आपकी गार्ड द्वारा, आप उतरेंगे और जाके नहा के आकर गाड़ी के अंदर बैठकर वापस उड़कर दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन आम जनता क्या करे? आम जनता को तो पैदल चलना है, 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर वापस आना है, थकना है, प्यास लगना है, फिर पुलिस वालों की गालियां झेलनी है, वहां बैठकर इंतजार करना है कि उनकी बारी कब आएगी, और फिर इंतजार करते करते बेमौत मर भी जाना है। लेकिन यूपी पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि लगभग उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन चूक जहां हुई है, यूपी पुलिस और जो प्रशासन है उसको अपने अफसरों से जवाब मांगना पड़ेगा। कहां थे, क्या कर रहे थे और कैसे ये चूक हो गई? क्योंकि जवाब जब तक नहीं आएगा, स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन नहीं रहेगी। तो इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।